हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आई एम वेरी सॉरी कि मैं आपको 3 दिन से वीडियोस प्रोवाइड नहीं कर पाया। एक्चुअली मुझे फ़ीवर हो गया था और तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी, लेकिन आज मैं बेटर हूँ और जितने भी हमारी वीडियोस का लॉस हुआ है मैं उसको जल्दी से जल्दी रिकवर करना स्टार्ट करूँगा। एक्चुअली मेरे घर में कंस्ट्रक्शन चल रही है थोड़ी, तो इस वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं अपना पूरा बेस्ट दूँगा आपको कि मैं वीडियोज़ को ला पाऊँ। ठीक है, जो आपका लॉस हुआ है मैं उसको भी रिकवर करने की कोशिश करूँगा, लेकिन आप अपना काम करते रहिए। और जब भी आपको वीडियोस बाय चांस किसी रीज़न की वजह से नहीं मिलती, तो आप अपने चैप्टर्स को रिवाइज़ करते रहिए, ठीक है? तो आज हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट चैप्टर की, फाइनेंशियल मार्केट। आज का चैप्टर आपका थोड़ा बड़ा होने वाला है और समझने वाला है। ये आपका मेन टॉपिक है, इसमें से आपके ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है? तो आगे चलने से पहले जिसने भी हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। नेक्स्ट, तो आज हम बात करते हैं फाइनेंशियल मार्केट। अब फाइनेंशियल मार्केट है क्या? फाइनेंशियल मार्केट एक लिंक है सेवर्स और बोरोवर्स के बीच में। ये क्या करता है? हमारी जितना भी मनी है और कैपिटल है उसको ट्रांसफ़र करता है सरप्लस यूनिट से डेफिसिट यूनिट। अब इसको मैं आपको मतलब समझाता हूँ। ब्रिंगिंग इन्वेस्टर्स एंड बोरोवर टुगेदर। अब ये जो फाइनेंशियल मार्केट है ये क्या है? एक इंटरमीडिएटरी। अब ये क्या है? एक बीच का रोल प्ले करता है, जो कि क्या करता है? इन्वेस्टर्स को और बोरोवर को आपस में मिलाता है। ठीक है, किसके थ्रू मिलते हैं? फाइनेंशियल मार्केट। आपको नीचे दिख रहा होगा, इन्वेस्टर्स इज इक्वल टू फाइनेंशियल मार्केट इज इक्वल टू बोरोवर। इन्वेस्टर्स कहाँ पर जाते हैं? फाइनेंशियल मार्केट में। और जो बोरोवर्स है वो भी कहाँ पर आते हैं? फाइनेंशियल मार्केट में। तो क्या होता है? फाइनेंशियल मार्केट मीटअप करवाता है किसको? इन्वेस्टर्स को और बोरोवर को। ठीक है, जिसको पैसे की जरूरत होती है उसको पैसा देता है, और जिसको इन्वेस्ट करना होता है उसको इन्वेस्ट करने के कंपनीज के तरीके बताता है। ठीक है, इस यहाँ जगह इन्वेस्ट करो ताकि आपको हायर रेट ऑफ रिटर्न मिल सके। तो फाइनेंशियल मार्केट का सबसे मेन रोल होता है, ये क्या करता है? दोनों को आपस में मिलवाता है, इन्वेस्टर्स को और बोरोवर्स को। ये सिंपल था। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फर्स्ट, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड चैनलाइजिंग देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस। अब क्या करता है? जितनी भी हमारी सेविंग्स हैं, ठीक है, उनको क्या करता है? जब हम क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं, तो उसको ऐसी जगह लगाता है ताकि उसका क्या हो सके? प्रोडक्टिव यूज़। ठीक है, उसका ऐसी जगह यूज़ हो सके ताकि हमारे को जहाँ से हायर रेट ऑफ रिटर्न मिल पाए, हमारे पैसे का प्रोडक्टिव यूज़ हो पाए, अच्छी तरीके से क्या हो सके? फुलर यूटिलाइजेशन हो सके। नेक्स्ट बात करते हैं फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी। अब क्या करता है? ये प्राइस को सेट करता है। ठीक है, डिमांड मार्केट में शेयर के प्राइस की डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे ये क्या करता है? प्राइस को सेट करता है कि इस चीज़ का प्राइस इतना होना चाहिए और इस चीज़ का प्राइस इतना होना चाहिए। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग करता है? शेयर के डिमांड और सप्लाई। अगर शेयर की डिमांड ज़्यादा है तो ये प्राइस को भी क्या कर देता है? बढ़ा देता है। अगर सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है तो ये क्या करता है? प्राइस को नॉर्मल रखता है। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट, प्रोवाइडेड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स। अब क्या करते हैं? फाइनेंशियल मार्केट के अंदर हम इजीली अपने जो शेयर्स हैं उनको क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट करवा सकते हैं कैश में। ठीक है, शॉर्ट टाइम के लिए हम उसको सोल्ड कर सकते हैं और कैश में कन्वर्ट करवा सकते हैं। किसके थ्रू? फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू। नेक्स्ट आता है रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। अब फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है? जो बीच में अंडरराइटर्स, ब्रोकर्स, कमिश्नर्स ये सारे होते हैं, इनको क्या करता है? इनकी कॉस्ट को रिड्यूस कर देता है और हमारे को डिस्काउंट रेट पे क्या करता है? इशू कर देता है शेयर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट कि हमारी फाइनेंशियल मार्केट कितने तरीके की है। फाइनेंशियल मार्केट में फर्स्ट आता है कैपिटल मार्केट। अब कैपिटल मार्केट क्या होती है? जिसके अंदर लॉन्ग टर्म फंड्स हमारे को लेने होते हैं। ठीक है, जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? लॉन्ग टर्म फंड्स की बात करते हैं, वो क्या होती है? कैपिटल मार्केट। जिसमें हम 1 साल से ऊपर के लिए पैसा उधार लेते हैं, उसी को बोलते हैं कैपिटल मार्केट। इसको गवर्न कौन करता है? सेबी। ठीक है, सेबी का मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब इसके अंदर दो आती है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट क्या होती है? जो न्यू सिक्योरिटी इशू करती है। जब हम कंपनी से नया नया फर्स्ट टाइम शेयर इशू करवाते हैं, ठीक है, लेते हैं, परचेज करते हैं, तो वो किसके अंदर आता है? प्राइमरी मार्केट के अंदर। लेकिन जब हम सेकेंडरी मार्केट के अंदर अपने शेयर्स को अपने दोस्त को जैसे किसी और को
हम क्या करते हैं, सोल्ड आउट करते हैं, तो वो सारा प्रोसेस किसके अंदर आता है, सेकेंडरी मार्केट के अंदर। इसको बोल सकते हैं हम इशू सिक्योरिटी ट्रेड। जब हमने शेयर्स फर्स्ट टाइम कंपनी से खरीद लिए, अब हमारे को उसको सेल करना है, तो जब भी हम किसी को भी सेल करेंगे उसको दोबारा, तो वो किसके अंदर आता है, सेकेंडरी मार्केट। अब सेकंड की बात करते हैं हम, मनी मार्केट। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए होती है, जिसको हम एक साल के अंदर अंदर उनको क्या करना होता है, वापस रिटर्न करना होता है। इसको कौन गवर्न करता है, आरबीआई। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं मनी मार्केट की। मनी मार्केट होती क्या है? मनी मार्केट जैसे कि हमने देखा कि शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए होती है, जिसको हम एक साल तक यूज कर सकते हैं, एक साल से ऊपर नहीं कर सकते। ठीक है, इट इज़ अ सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर वर्किंग कैपिटल। जब भी हमारे को वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, तो हम मनी मार्केट में से शॉर्ट टर्म फंड्स का यूज कर सकते हैं। इट हैज़ नो फिक्स जियोग्राफिकल लोकेशन। अब इसकी कोई ऐसी लोकेशन नहीं होती। ठीक है, अलग अलग कंपनीज आती हैं, अलग अलग फंड्स प्रोवाइड करती हैं, तो इसकी कोई ऐसी स्पेसिफिक लोकेशन नहीं होती। नेक्स्ट बात करते हैं मेजर इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व इन मनी मार्केट। अब बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस इसमें इंक्लूडेड है, जैसे आरबीआई, कमर्शियल बैंक, एलआईसी, जीआईसी एट्सेट्रा। ठीक है, ये सारे। अब मनी मार्केट के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। फर्स्ट आता है कॉल मनी। जब हम मनी को एक बैंक से बोरो करते हैं दूसरे बैंक के लिए 1 से 15 दिन के लिए, क्या मेंटेन करने के लिए, CRR मतलब कैश रिजर्व रेशियो, और SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इन दोनों रिक्वायरमेंट्स को जब हम पूरा करने के लिए कमर्शियल बैंक क्या करता है, आरबीआई से क्या करता है, लोन लेता है। ठीक है, 1 से 15 दिन के लिए, ताकि वो अपने CRR और SLR को मेंटेन कर सके। अब इसके अंदर जो संडे होता है और सारी हॉलीडेज होती हैं, उनको इंक्लूड नहीं किया जाता। इसी को बोलते हैं हम क्या, इंटर बैंक कॉल मनी। एक बैंक ने दूसरे बैंक से लिया पैसा, इसको क्या बोलते हैं, इंटर बैंक कॉल मनी। अब ये क्या होता है, हाईली लिक्विड। और जो इंटरेस्ट कॉल मनी पे दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं, कॉल रेट। एक बार दोबारा से समझे, जो कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेता है उसी को बोलते हैं क्या, इंटर बैंक कॉल मनी। और जो उसको इंटरेस्ट पे करता है उसको बोलते हैं कॉल रेट। इसको याद रखिएगा। इट इज़ वेरी वॉलेटाइल। अभी क्या होता है, चेंज होता रहता है। कभी इंटरेस्ट आज कम है तो कल ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, फिर कुछ और भी हो सकता है। तो ये डे टू डे क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। अब जो CRR होता है और SLR, उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। ये हमारे इस वाले टॉपिक में नहीं है, लेकिन फिर भी हम बात करते हैं। ठीक है, कैश रिजर्व रेशो। अब कैश रिजर्व रेशो क्या होता है, ये क्या होता है, बैंक को अपने पास रखना पड़ता है। ठीक है, अगर मान लो कोई कस्टमर आ जाए पैसे लेने के लिए, तो उनके पास क्या होना चाहिए, एक कैश रिजर्व रेशो मेंटेन होना चाहिए। कुछ कैश उनके पास मेंटेन होना चाहिए ताकि वो कस्टमर्स की डिमांड को पूरा कर सकें। ठीक है, उसके बाद SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। अब बैंक की लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो को मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो ये दोनों चीज़ें होती हैं। ठीक है, इसको हम मेंटेन करके रखते हैं, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, इसके बारे में ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। मेन आपको याद रखना है कॉल मनी क्या होती है, इंटर बैंक कॉल मनी क्या होती है, और कॉल रेट क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में हमने बात कर ली, समझ आ गया। नेक्स्ट, ट्रेजरी बिल्स। अब हमारी जो आरबीआई है वो क्या करती है, गवर्नमेंट के बिहाफ पे कुछ ट्रेजरी बिल्स इशू करती हैं। ये क्या होते हैं, फ्रीली ट्रांसफरेबल। ठीक है, लेकिन ये क्या होते हैं, इशूड एट डिस्काउंट। ये हमारे को डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं, और इसको रिडीम कैसे करते हैं हम, पार पे। डिस्काउंट का मतलब, जैसे सपोज 100 रुपये के शेयर्स हैं, तो हमारे को क्या कर दिया, 90 पे उसको इशू कर दिया। 10 रुपीज़ का हमारे को क्या कर दिया, डिस्काउंट इशू कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, जब हम उसको रिडीम करेंगे, वापस लेंगे, तो हमारे को वो कितने का मिलेगा, 100 रुपये का। ठीक है, हमने लिया कितने में, 90 में, मिला कितने का, 100 का। इसको कौन इशू करता है, आरबीआई इशू करता है। इसको क्या बोला जाता है, कंसीडर्ड एज सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट। सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक है, इसमें हमारे को कुछ नहीं मिलता, बस डिस्काउंट पे इशू हुआ वो पैसा, पार पे हमारे को, पार मतलब जितना हमने दिया था उतना ही हमारे को वापस मिल जाता है। ठीक है, इसका जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो अलग अलग होता है, वेरी करता है, वो 14 to 364 डेज। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, एक और नाम है जीरो कूपन बॉन्ड, क्योंकि क्या होता है, इस पर हमारे को इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता। ठीक है, ना ही हमारे को इस पर इंटरेस्ट मिलता और ना ही हमारे को इंटरेस्ट देना पड़ता। नेक्स्ट बात करते हैं कमर्शियल बिल्स, ट्रेड बिल और एकोमोडेशन बिल। ये क्या है, एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस को दिया जाता है। ठीक है, कितने दिन के लिए, 90 डेज के लिए। फिर क्या कर सकते हैं,
वो जो बिल हमारे को दूसरे बिजनेसेस मैन ने दी है, अब उसको क्या कर सकते हैं हम बैंक के साथ क्या कर सकते हैं, डिस्काउंट करवा सकते हैं। अगर 90 डेज तक वो बिल बैंक में अपने आप इशू हो गया और हमारे पास पैसा आ गया तो ठीक, लेकिन कभी कभार क्या होता है हमारे को जल्दी में उसको क्या करवाना पड़ता है, बैंक से क्या करवाना पड़ता है, डिस्काउंटेड। डिस्काउंटेड करवाने पे कुछ परसेंटेज बैंक अपने पास रखता है, बाकी पैसा हमारे को दे देता है। ठीक है, ये कब होता है, इमरजेंसी केस में, जब हमारे को जल्दी पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कमर्शियल पेपर। ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ है इंडिया में 1990 में। ये क्या है, अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट। ये क्या है, एक प्रोमिसरी नोट है जो कि पब्लिक को या फिर प्राइवेट सेक्टर को इशू किया जाता है। अब इसके अंदर क्या होती है, एक फिक्स मैच्योरिटी पीरियड होती है जो कि 15 दिन से लेके 1 साल तक की होती है। ठीक है, ये क्या होते हैं, अनसिक्योर्ड कमर्शियल बैंक एंड म्यूचुअल फंड्स आर मेन इन्वेस्टर ऑफ दिस कमर्शियल पेपर। अब सिंपली कुछ नहीं है, ये हम क्या करते हैं, जैसे हमको डिपॉजिट करवाते हैं तो डिपॉजिट करवाने के लिए आपस में क्या होते हैं, एक कमर्शियल पेपर दे दिया जाता है कि आपने इसको इतने पैसे क्या किए हैं, डिपॉजिट करवाए, बस ये और कुछ नहीं होता। ठीक है, इसके जो मेन इन्वेस्टमेंट है वो कौन है, कमर्शियल बैंक और म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, These are issued to meet the flotation cost and short term fund for working capital needs। इसको किसके लिए यूज किया जाता है, फ्लोटेशन कॉस्ट, शेयर इशू के जितने भी एक्सपेंस होते हैं उसको कवर कर लेता है, और वर्किंग कैपिटल जैसे हमारे को स्टॉक को मेंटेन करना है या कोई और रिक्वायरमेंट है तो उस चीज़ को फुलफिल करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। अब इसका कुछ नहीं होता, ये इसकी रेंज होती है 91 डेज टू 1 ईयर। ओनली अ बैंक इशू कैन इशू सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। अब सिंपली इसमें कुछ नहीं होता, इसमें ये होता है जब हम बैंक के पास अपना पैसा जमा करवाते हैं तो वो हमारे को एक एक्नॉलेजमेंट देता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट देता है कि आपने हमारे पास इतना पैसा इस बैंक से इस पर्सन ने हमारे पास डिपॉजिट करवाया है। ठीक है, एक ही क्या होता है, प्रूफ होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट मैंने आपको बताया ये किसके लिए होती है, मीडियम टर्म या फिर लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए। ठीक है, मीडियम या फिर लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए। इसके अंदर इंस्टीट्यूशंस आती हैं हमारे, जो क्या करते हैं, हमारे को लॉन्ग टर्म फंड्स प्रोवाइड करते हैं। इसके अंदर हम उन इंस्ट्रूमेंट्स को इंक्लूड नहीं करते जो हमारे को शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए 1 साल के लिए फंड्स को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसके जो मेन इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो क्या है, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड्स, पब्लिक डिपॉजिट एटसेट्रा। ठीक है, अब इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं कि कैपिटल मार्केट के फीचर्स क्या क्या होते हैं। फर्स्ट बात करते हैं लिंक बिटवीन सेवर्स एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। कैपिटल मार्केट क्या करता है, एक क्रूशियल रोल प्ले करता है किसके बीच में, सेविंग इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। जो सेवर्स हैं वो अपने पैसे को सेव कर रहे होते हैं और क्या करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढ रहे होते हैं। तो ये जो कैपिटल मार्केट है ये क्या करता है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, लोगों को बताता है कि आप इस जगह अपने पैसे को लगाओ ताकि आपको हायर रेट ऑफ रिटर्न मिल सके। अब नेक्स्ट आता है डील इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। कैपिटल मार्केट हमारे को लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म फंड्स प्रोवाइड करता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने बिजनेस वगैरह जो भी हमारे को रिक्वायरमेंट है हम उसको पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है यूज़ ऑफ इंटरमीडिएटरीज। अब जो कैपिटल मार्केट है वो अलग अलग इंटरमीडिएटरीज का यूज़ करता है, जैसे ब्रोकर्स, अंडरराइटर, डिपोजिटरीज। तो ये क्या है, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ कैपिटल मार्केट, और ये बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है, कैपिटल मार्केट के अंदर अगर ये नहीं होंगे तो हमारे जो शेयर्स हैं, जो हमारा फंड्स है वो प्रोवाइड नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट आता है डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। अब ये जो हमारा कैपिटल मार्केट की जो सारी एक्टिविटीज़ है, ठीक है, कितना रेट ऑफ कैपिटल हमारे को मिलेगा, ठीक है, ताकि क्या कर सकें, इन्वेस्टर्स ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकें किसके अंदर, कैपिटल मार्केट के अंदर। अब जो हमारी कैपिटल मार्केट है वो क्या करता रहता है, कैपिटल फॉर्मेशन को देखता रहता है, डिटरमाइन करता रहता है कि इतना पैसा लगाएंगे तो इतना रिटर्न मिलेगा, सारा कुछ एनालिसिस करता है। तो जिससे क्या होता है, जो इन्वेस्टर्स हैं वो क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं सारी चीज़ों को एनालिसिस करके। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब जो हमारा कैपिटल है ये फ्रीली ऑपरेट होता है, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट की गाइडेंस के अंदर। जैसे स्टॉक एक्सचेंज किसके अंदर काम करता है, सारे रेगुलेशंस किसके होते हैं, सेबी, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि क्या है, गवर्नमेंट बॉडी, अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है। अब बात करते हैं कैपिटल मार्केट के अंदर हमने दो पढ़ा था, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। पहले बात करते हैं प्राइमरी मार्केट, इसको क्या बोला जाता है, न्यू इशू मार्केट। हम इसमें क्या करते हैं, कंपनीज अपनी सिक्योरिटीज को सोल्ड करती है फर्स्ट टाइम अपने कस्टमर्स को, ठीक है। प्राइमरी मार्केट के अंदर क्या होता है,
डायरेक्ट हम इन्वेस्टर से क्या होते हैं, मीट करते हैं, ठीक है। और प्राइमरी मार्केट के अंदर क्या होता है, सारे फंड्स को यूटिलाइज करके जैसे इन्वेस्टमेंट करनी होती है बिल्डिंग्स में, प्लांट्स में, मशीनरी में, तो इन सब के लिए क्या होता है हमारा प्राइमरी मार्केट। अब मेथड ऑफ फ्लोटेशन इन प्राइमरी मार्केट, ठीक है। क्या क्या ऐसे फ्लोटेशन के मेथड होते हैं, मतलब अपने फंड्स को रेज करने के लिए जब हमारे को फंड्स लेने होते हैं तो उसके क्या क्या मेथड्स होते हैं। पहला आता है पब्लिक इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होते हैं जिसके अंदर पब्लिक को, जनरल पब्लिक को इनवाइट किया जाता है कि आओ हमारे शेयर्स को खरीदो। इसी को बोलते हैं पब्लिक इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस। इनिशियल पब्लिक ऑफर, एक और नाम से जाना जाता है इसको, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। नेक्स्ट, ऑफर फॉर सेल। अब क्या करते हैं, जब हमारे शेयर्स पब्लिक ने खरीद लिए उसके बाद क्या होते हैं, कुछ शेयर्स हमारे बच जाते हैं, तो उन शेयर्स को क्या करते हैं हम, ब्रोकर को, अंडरराइटर को, पब्लिक को क्या करते हैं, इशू कर देते हैं। अब ब्रोकर को, अंडरराइटर को इशू करने से क्या होता है, ये क्या करते हैं हमारे आगे अपनी पब्लिक को, शेयर्स को क्या करवाते हैं, सोल्ड करवाने में हमारी मदद करते हैं और बदले में कमीशन चार्ज करते हैं। इससे क्या होता है, हमारे सारे शेयर्स क्या हो जाते हैं, इशू हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है प्राइवेट प्लेसमेंट। अब जो हमारे शेयर्स हैं वो हम क्या है, अपने कुछ खास मेंबर्स को, जो हमारी कंपनी के मेंबर है उन्हीं को हम क्या करते हैं, ये शेयर्स इशू करते हैं, जो हमारी कंपनीज में ही क्या है, मेंबर है। नेक्स्ट आता है राइट इशू। अब सबसे पहले हम अपनी कंपनी के मेंबर्स को ही राइट देते हैं कि सबसे पहले आओ, आपको जितने शेयर्स, हमारी कंपनी आपको शेयर्स इशू कर रही है, ठीक है, तो आप आओ और शेयर्स को खरीदो। सबसे पहला राइट दिया जाता है जनरल पब्लिक को नहीं, सबसे पहले दिया जाता है कंपनी के मेंबर्स को, उसके बाद जनरल पब्लिक को इन्विटेशन दिया जाता है। नेक्स्ट आता है EIPOS, इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिकली एक मेथड होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिकली हम क्या कर देते हैं, अपने शेयर्स को क्या कर देते हैं, पब्लिक को इशू कर देते हैं। नेक्स्ट, अब बात करते हैं हम सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट को क्या बोलते हैं, स्टॉक एक्सचेंज। इसमें क्या करते हैं, हम स्टॉक को एक्सचेंज करते हैं। इसको बोलते हैं हम सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज, ठीक है। क्या बोलते हैं, सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज, जिसको हमने प्रीवियसली इशूड कर दिया है, अब उसको क्या कर रहे हैं हम, सेकेंड हैंड सोल्ड कर रहे हैं। सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, ये हमारे को डायरेक्ट कंपनी से इशू नहीं किया जाता, ठीक है। ये कौन इशू करता है हमारे को, जो जिसने पहले से शेयर्स को क्या कर रखा है, खरीद रखा है, वो क्या करता है, दूसरे पीपल को क्या करता है, उसको सोल्ड करता है, ठीक है। जैसे कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जिनको अर्जेंटली क्या होता है, कैश की रिक्वायरमेंट होती है, और बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो शेयर्स को खरीदना चाहते हैं एक ही टाइम पे, तो वो आपस में कंपनी से नहीं मिल सकते, तो क्या करते हैं, आपस में दोनों इन्वेस्टर मिल लेते हैं सेकेंडरी मार्केट में और अपनी सिक्योरिटीज़ को एक्सचेंज कर लेते हैं कैश के थ्रू, जिसको बोलते हैं हम। अब इसके अंदर किसके थ्रू करते हैं, ये करते हैं इंटरमीडिएटरी, जिसका नाम होता है ब्रोकर, ठीक है। ब्रोकर ऐसा वैसा कोई नहीं होता, ब्रोकर होता है सेबी से रजिस्टर्ड, ठीक है। होता तो एक इंसान है लेकिन वो किससे होता है, सेबी से रजिस्टर्ड। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। फर्स्ट आता है इकोनॉमिक बैरोमीटर। अब इसका मतलब क्या है कि ये क्या करता है, सारी कंडीशंस को, ठीक है, मेजर करता है। हमारी कंट्री में जितनी भी कंडीशंस होती हैं उन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उन सब का इफेक्ट इस पे पड़ता है, किस पे, स्टॉक एक्सचेंज पे। हर मेजर चेंज, ठीक है, कोई भी छोटा बड़ा चेंज सारा प्राइसेस ऑफ शेयर्स में रिफ्लेक्ट करता है। अगर हमारे शेयर्स के प्राइस बढ़ गए तो मतलब क्या हुआ, हमारी कंट्री में पूरा उसका इफेक्ट पड़ेगा। अगर शेयर्स के पैसे, जो उनका प्राइस है वो बढ़ गया या फिर कम हो गया, तो इसका मतलब क्या दिखाता है, ये बूम और रिसेशन साइकिल इन द इकोनॉमी। अगर इकोनॉमी में बूम आ रहा है मतलब इन्फ्लेशन, महंगाई आ रही है, रिसेशन मतलब मंदी आ रही है, अब डिमांड क्या हो गई है, कम हो गई है। ये सारी चीज़ें कौन बताता है हमारे को, स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज को हम अपना कंट्री का भगवान मानते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं अपनी पल्स, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ, स्टॉक एक्सचेंज इज ऑल्सो नोन एज पल्स ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। इसको हम अपनी इकोनॉमी की पल्स मानते हैं, ये हमारी पल्स है। और इकोनॉमिक मिरर, जो हमारे को सारी हमारी कंट्री की कंडीशंस को दिखाता है, क्या क्या उसका इफेक्ट पड़ रहा है किसके ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर, किसकी वजह से, स्टॉक एक्सचेंज की वजह से। नेक्स्ट, प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज। अब डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग इसका प्राइसिंग को सेट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन। स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड सिक्योरिटी कंपनीज ही क्या कर सकती हैं, स्टॉक को सोल्ड और परचेज कर सकती है, ठीक है।
इसके अंदर स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। नेक्स्ट आता है कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। अब परचेज एंड सेल से क्या होता है, हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ होती है। जो पर्सन्स को शेयर्स को खरीदना होता है, सेकेंड एंड सेकेंडरी मार्केट में उनको शेयर्स मिल जाते हैं और उनकी भी ग्रोथ होती है। नेक्स्ट आता है स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट। अब जो स्टॉक एक्सचेंज है वो क्या करता है, लोगों को एनकरेज करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करें, इन्वेस्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा उनको रिटर्न मिल पाए। आज की जो हमारी यंग जनरेशन है वो इसको समझ रही है, ठीक है। वो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो आज भी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और कुछ इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेकुलेशन। अब इससे क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज से प्रिडिक्शन ऑफ शेयर के प्राइसेस को प्रिडिक्ट करने में हमारे को हेल्प मिलती है, ठीक है। इकोनॉमी में हम देखते हैं कि क्या कंडीशंस हो रही है, उसी के हिसाब से हम प्राइस को प्रिडिक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है लिक्विडिटी। अब ये क्या है, रेडी मार्केट, ठीक है, रेडी है, आप इसमें आओ, अपने शेयर्स को सोल्ड करो या फिर परचेज कर लो। नेक्स्ट, अब डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। फर्स्ट आता है न्यू सिक्योरिटीज आर सोल्ड। अब जितनी भी नई सिक्योरिटीज होती है सारी कहाँ पर इशू की जाती है, प्राइमरी मार्केट में। सेकेंडरी मार्केट में सारी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज या फिर सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज को सोल्ड किया जाता है। अब ये जो सिक्योरिटीज होती हैं ये नई नई कंपनियां इशू करती हैं, किसमें, प्राइमरी मार्केट में। लेकिन जो सेकेंडरी मार्केट है उसमें क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है एक इन्वेस्टर को दूसरे इन्वेस्टर के। लोकेशन, अब प्राइमरी मार्केट की कोई ऐसी स्पेसिफिक लोकेशन नहीं होती, लेकिन सेकेंडरी मार्केट की फिक्स जियोग्राफिकल लोकेशन होती है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल कंपनीज कैन एंटर एंड रेस कैपिटल। अब जितनी भी सारी कंपनीज हैं वो आती हैं और रेस कैपिटल कर सकती हैं, लेकिन सेकेंडरी मार्केट में कुछ ऐसी लिस्टेड कंपनीज होती हैं, ठीक है, जो क्या कर सकती है, शेयर्स को खरीद और सोल्ड कर सकती है। प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज फिक्स्ड बाय कंपनी मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। जो सिक्योरिटीज़ के प्राइस होते हैं वो कंपनी फिक्स करके रखती है, लेकिन जो अब सेकेंडरी मार्केट की बात करते हैं तो सेकेंडरी मार्केट में प्राइसेस ऑफ सिक्योरिटी डिपेंड ऑन डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड और सप्लाई के हिसाब से प्राइसेस ऑफ सिक्योरिटीज़ को देखा जाता है, ठीक है, उसी हिसाब से उनके प्राइसेस को सेट किया जाता है। अब बात करते हैं कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट के डिफरेंस के बारे में। इसके पार्टिसिपेंट्स को कौन से होते हैं कैपिटल मार्केट के, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक, कंपनीज, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, रिटेल इन्वेस्टर, ठीक है, फ्रॉम पब्लिक। मनी मार्केट की बात करते हैं तो इसमें क्या आते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक, पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनीज ओनली। अब ड्यूरेशन की, कैपिटल मार्केट में हमारे को मीडियम और लॉन्ग टर्म फंड प्रोवाइड होते हैं और मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म फंड। इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं तो उसके अंदर आते हैं इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स। लेकिन मनी मार्केट की बात करते हैं तो ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल बिल, कमर्शियल पेपर, ये सारे। अब जो हमारा कैपिटल मार्केट होता है ये क्या होता है, लेस लिक्विड, ठीक है, जल्दी से कन्वर्ट इसको हम कैश में नहीं कर सकते। लेकिन जो मनी मार्केट होता है वो क्या होता है, हाईली लिक्विड। कैपिटल मार्केट में हमारे को ज़्यादा रिस्क लेना पड़ता है तभी हमारे को ज़्यादा रिटर्न मिलता है, लेकिन जो मनी मार्केट है अगर हम उसमें कम रिस्क लेंगे तो हमारे को कम रिटर्न मिलेगा, ठीक है। अब आता है ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑन स्टॉक एक्सचेंज। किस तरीके से हम शेयर को परचेज करते हैं, किस तरीके से हम शेयर को सेल करते हैं। तो पूरा प्रोसेस है इसका, 10 स्टेप्स हैं। आप इन 10 स्टेप्स को जरूर याद रखने की कोशिश करिएगा, ठीक है। ये डायग्राम्स मेरे नोट्स में से मैंने आपको दिया है, इसको आपको समझ आए तो आप समझ सकते हैं, लेकिन सारा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। बात करते हैं, बिफोर सेलिंग द सिक्योरिटीज थ्रू स्टॉक एक्सचेंज द कंपनीज हैव टू गेट देयर सिक्योरिटीज लिस्टेड इन द स्टॉक एक्सचेंज। The name of company is included in the listed securities only when stock exchange authorities are satisfied with the financial soundness and other aspects of the company। तो अब हमने इसको पढ़ लिया। इसमें क्या लिखा हुआ है कि हमारी सिक्योरिटीज़ को सेल करने से पहले, जब भी हम स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू क्या करते हैं, सेल करते हैं, तो कंपनीज को क्या करना पड़ता है, अपने आप को लिस्टेड करना पड़ता है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, ठीक है। उनका नाम होना चाहिए लिस्टेड सिक्योरिटी के अंदर, तभी क्या होती है, हमारे जो स्टॉक एक्सचेंज है वो उससे सेटिस्फाई होता है और आगे के प्रोसेस को कैरी ऑन करता है। अब इसके स्टेप्स के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेप आता है सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर। सबसे पहले क्या करना होता है, हमारे को एक ब्रोकर को सिलेक्ट करना पड़ता है जो हमारे बिहाफ पे शेयर को परचेज एंड सोल्ड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब ब्रोकर कैसा होता है, ब्रोकर एक पर्सन होता है, लेकिन वो क्या होता है, सेबी से रजिस्टर्ड होता है। ऑर्डर को प्लेस करने से पहले जो हमारा इन्वेस्टर होता है, जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, शेयर को खरीद रहा हूँ, तो खरीदने से पहले मेरे को
इन सारे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करवाना पड़ेगा, जैसे पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन, बैंक डिटेल्स, डिपॉजिटरी अकाउंट डिटेल्स, रेजिडेंशियल स्टेटस, क्लाइंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये सारे डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, इन डॉक्यूमेंट्स को लेने के बाद ब्रोकर क्या करता है, हमारा ट्रेडिंग अकाउंट खोल देता है हमारे नाम पे। सेकंड आता है ओपनिंग डीमैट अकाउंट विद डिपॉजिटरी, या फिर डीमैटरलाइजेशन अकाउंट, जो क्या करता है, हमारी सिक्योरिटीज़ को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखता है। ठीक है, जो भी हमने शेयर्स जितने भी खरीदे उसको क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखता है। ठीक है, किसके थ्रू, डिपॉजिटरी के थ्रू। अब डिपॉजिटरी क्या होता है, डिपॉजिटरी क्या होता है, एक इंस्टीट्यूशन होता है जो हमारी सिक्योरिटीज़ को होल्ड करके रखता है। ठीक है, एट प्रेजेंट हमारे दो डिपॉजिटरीज है, पहला NSDL, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, और सेकंड आता है CDSL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। अब इन दोनों के बीच में आपस में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता, किसके बीच में, डिपॉजिटरी के बीच में और इन्वेस्टर के बीच में। ये सारा काम किसके थ्रू होता है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के थ्रू। किसके थ्रू, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के थ्रू। इसके बारे में बात करेंगे अभी हम। नेक्स्ट आता है थर्ड स्टेप, प्लेसिंग द ऑर्डर। जब हमारा डीमैट अकाउंट खुल जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं। उसके बाद आता है मैच द शेयर एंड बेस्ट प्राइस। अब जो हमारा ब्रोकर होता है वो ऑनलाइन होता है और स्टॉक एक्सचेंज से कनेक्ट होता है, और क्या करता है, जितने का शेयर भी हमारे को खरीदना होता है, जितने भी प्राइस में हमारे को चाहिए होता है, उस प्राइस को देखता है और क्या करता है, मैच करता है शेयर के प्राइस को बेस्ट प्राइस से। मैच होने के बाद जब वो प्राइस हमारे को मिल जाता है तो क्या करता है, उसको कनेक्ट कर देता है। ठीक है, मैच करने के बाद क्या करता है, एग्जीक्यूटिंग ऑर्डर। जब क्या कर लिया हमने, खरीद लिए या फिर बेच दिए, जो भी हमने प्राइस को उसको बोला है, तो क्या करता है, हमारे से कम्युनिकेट करता है और आगे हमारे ऑर्डर को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है, और हमारे को एक ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप प्रोवाइड करता है, ताकि हमारे को पता चले कि हमारे शेयर्स क्या हो चुके हैं, इशू हो चुके हैं। ठीक है, खरीद पाए, बाय कर चुके हैं हम या फिर सोल्ड कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है इशू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट। जैसे ही हमारा ट्रेड हो जाता है 24 आवर्स के अंदर अंदर हम, जो हमारा ब्रोकर होता है वो हमारे को कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू कर देता है, जिसके अंदर लिखा होता है आपने कितने नंबर ऑफ शेयर्स को बाय किए है, क्या डेट है, क्या टाइम है, क्या अमाउंट है, ये सारी चीज़ें। अब नेक्स्ट 7th स्टेप आता है हमारा डिलीवरी ऑफ शेयर्स एंड मेकिंग पेमेंट। जब इन्वेस्टर को पास जो डिलीवर शेयर हो जाते हैं, ठीक है, तो क्या करता है, वो उन शेयर्स के खरीदने पे क्या करता है, पेमेंट करता है। ये पेमेंट इमीडिएटली की जानी चाहिए जैसे ही हमारे को कॉन्ट्रैक्ट नोट मिल जाए। ठीक है, बिफोर द डेज व्हेन द ब्रोकर शैल मेक पेमेंट और डिलीवरी ऑफ शेयर्स टू द एक्सचेंज। इसी को क्या बोलते हैं, पे इन डे। क्या बोलते हैं, पे इन डे। अब आपको इसमें डायग्राम दिख रहा होगा, इसके अंदर आपको दिख रहा है इन्वेस्टर, ये क्या है, पहला इन्वेस्टर, और लास्ट में दिख रहा होगा इन्वेस्टर, वो क्या है, दूसरा इन्वेस्टर। अब क्या करते हैं, जो इन्वेस्टर 1 है वो अपने ब्रोकर को क्या करता है, पेमेंट करता है, वो ब्रोकर क्या करता है, स्टॉक एक्सचेंज को पेमेंट करता है। इसी तरीके से इन्वेस्टर 2 फिर पेमेंट करता है किसको, ब्रोकर 2 को। ब्रोकर 2 पेमेंट करता है किसको, स्टॉक एक्सचेंज को। तो जब ब्रोकर 1 पेमेंट करता है स्टॉक एक्सचेंज को, इसी को बोलते हैं पे इन डे। और जब स्टॉक एक्सचेंज को पेमेंट करता है कौन, ब्रोकर 2, इसी को बोलते हैं पे आउट डे। अब इसके अंदर क्या होता है, जब भी हमने ट्रेडिंग की है वो वाला दिन, वो वाला टाइम पीरियड और 2 डेज एक्स्ट्रा, T+2, मतलब ट्रेडिंग का टाइम और 2 दिन एक्स्ट्रा, इतने दिन में हमारी पेमेंट हो जानी चाहिए। नेक्स्ट आता है सेटलमेंट साइकिल। अब हमने जो कैश पे कर दिया, ठीक है, उसी को बोल दिया पे इन डे। T+2 डे मतलब ट्रेडिंग और 2 दिन पहले हमने क्या कर दिया, पेमेंट कर दी, तो हमारा क्या हो गया, सेटलमेंट साइकिल खत्म हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं ऑन द T+2 डे स्टॉक एक्सचेंज विल डिलीवर द शेयर और मेक पेमेंट टू अदर ब्रोकर। ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया अभी बोलकर, ये इसमें रिटर्न फॉर्म में लिखा हुआ है, तो आप इसको पढ़ लेना, मैं इसको ज़्यादा रिपीट नहीं करूँगा। लास्ट स्टेप आता है हमारा, द ब्रोकर कैन मेक डिलीवरी ऑफ शेयर्स इन डीमैट फ्रॉम डायरेक्टली टू इन्वेस्टर्स डीमैट अकाउंट। अब क्या करता है, जो हमारा ब्रोकर होता है वो क्या करता है, हमारे डीमैट अकाउंट में उन स्टॉक को, उन शेयर्स को क्या कर देता है, हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है। सारी डिटेल्स हम इन्वेस्टर क्या करता है, डीमैट अकाउंट की डिटेल्स वगैरह अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को दे देता है, और वो उसके बिहाफ पे क्या करता है, डीमैट अकाउंट में उसके शेयर्स को ट्रांसफ़र कर देता है। इसमें भी आपको डायग्राम दिख रहा होगा, बायर, इन्वेस्टर 1, स्टॉक एक्सचेंज, ब्रोकर 2, सेलर। बायर क्या करता है, इन्वेस्टर 1 को अपना दे दिए पैसे,
इन्वेस्टर ने क्या कर दिया, स्टॉक एक्सचेंज को दे दिए, स्टॉक एक्सचेंज ने ब्रोकर टू को दे दिए, फिर उसके बाद सेलर को दे दिए। इसी तरीके से हमारा ये जो प्रोसेस चलता रहता है। अभी हमारे दो स्टॉक एक्सचेंज हैं, एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसे बोलते हैं हम सेंसेक्स, आपने सुना होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। अब डिपॉजिटरी होता क्या है? डिपॉजिटरी एक एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक यूनिट होती है डिपॉजिटरी सिस्टम। ठीक है, डिपॉजिटरी इज जस्ट लाइक बैंक वेयर डिपॉजिटर इन्वेस्टर कैन डिपॉजिट देयर मनी। अब डिपॉजिटरी होता क्या है? एक बैंक की तरह होता है जहाँ पर डिपॉजिटर इन्वेस्टर अपनी डिपॉजिट को करता है और वहीं से वापस क्या कर देता है, विड्रॉ भी कर सकता है। ठीक है, इसके लिए उसको क्या करना पड़ता है, अपने इन्वेस्टर को अपने डिपॉजिट करना पड़ता है अपने शेयर्स को, और विड्रॉ कर सकता है। इसी को बोलते हैं डिपॉजिटरी। अब बात करते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। ये क्या होता है? एक एजेंट होता है किसका, डिपॉजिटरी। इन्वेस्टर क्या करता है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ ही उसको क्या करना पड़ता है, इंटरेक्ट करना पड़ता है। वो डिपॉजिटरी के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता, उसको पार्टिसिपेंट के साथ ही इंटरेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, सारी डीलिंग्स वगैरह इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में किसके साथ होती है, उसकी इसी के साथ होती है, किसके गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, सेबी के गाइडलाइंस के। ठीक है, उसके बाद ये सारी चीज़ें होगी। जो हमारा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होता है वही वाइटल इंटरमीडिएटरी रोल प्ले करता है। ठीक है, हमारे डिपॉजिटरी सिस्टम में जब तक हमारा सारा काम नहीं हो जाता, सारा रोल कौन प्ले करता है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। ठीक है, सारी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स किसके थ्रू होती है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के थ्रू। नेक्स्ट, अब बात करते हैं स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। दो मैंने आपको बताया अभी, सेंसेक्स। ठीक है, सेंसेक्स क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स। इसको 30 स्टॉक के प्राइस के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। निफ्टी, ये क्या है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स। इसको 50% की स्टॉक के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अदर बेनिफिट्स। अब इसके बेनिफिट्स क्या है? फर्स्ट बात करते हैं डीम्यूचुअलाइजेशन। पहले क्या होता था, जो जितने भी इंटरमीडिएटरीज उनके पास क्या होता था, पूरा कंट्रोल होता था। अब क्या कर दिया गया, डीम्यूचुअलाइजेशन का मतलब ओनरशिप को सेपरेट कर दिया गया और सारा कंट्रोल किसको दे दिया गया, मेंबर्स को। ठीक है, जिससे क्या हो रहा है, अब ब्रोकर्स के चांसेस कम हो रहे हैं कि वो अपने पर्सनल गेन के लिए क्या करे, कोई धोखाधड़ी, ठीक है, कोई घपला ना कर सके। नेक्स्ट आता है सेबी। अब हम सेबी के बारे में बात करते हैं। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये कब एस्टेब्लिश हुई थी, 12 अप्रैल 1998। किस लिए, ताकि वो इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके, किसके, इन्वेस्टर्स के। ठीक है, इसको अब आज क्या बना दिया गया है, रेगुलेटर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। जितना भी स्टॉक एक्सचेंज का काम है सारा कौन देख रहा है, रेगुलेटर, जो हमारी सेबी है। ठीक है, अब सेबी के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ते हैं। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, हमारे इंटरेस्ट को प्रमोट करना, प्रोटेक्ट करना। ठीक है, ताकि क्या हो सके, स्टॉक मार्केट्स कोई फायदा ना उठा पाए। नेक्स्ट, टू रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, इन सारी एक्टिविटीज को रेगुलेट करना। टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ इन्वेस्टर एंड एंश्योर सेफ्टी टू देयर इन्वायरमेंट, उनके राइट्स को क्या करना, प्रोटेक्ट करके रखना। ठीक है, टू प्रिवेंट फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज, जितनी भी फ्रॉड वाली एक्टिविटीज हैं उनको सबको प्रिवेंट करना। ठीक है, रोकना। नेक्स्ट, टू रेगुलेट कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इंटरमीडिएटरी सच एज ब्रोकर, अंडरराइटर, इन सब के कोड ऑफ कंडक्ट को ध्यान में रखना ताकि ये सारे रेगुलेशंस को फॉलो कर सकें और बीच में धोखाधड़ी ना हो। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ सेबी, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का। फर्स्ट आता है प्रोटेक्टिव फंक्शंस। फर्स्ट आता है इट प्रोहिबिट्स प्राइस रेंजिंग, मेकिंग मिसलीडिंग स्टेटमेंट, मैनिपुलेशन। अब क्या होता है, प्राइस रेंजिंग मतलब प्राइस में छेड़छाड़ करना, मिसलीडिंग स्टेटमेंट बना देना या मैनिपुलेशन कर देना, इन सब से हमारे को प्रोटेक्ट करता है कौन, सेबी। ठीक है, सेकंड, इट प्रोहिबिट्स इनसाइडर ट्रेडिंग एंड इम्पोजिंग पेनल्टीज फॉर सच प्रैक्टिस। अब क्या होते हैं, जो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग करने की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कंपनीज को, जो मेंबर्स हैं उनको पता चल गया, ठीक है, क्या कि जो शेयर्स है वो बोनस में मिलने वाले हैं और जितना ज़्यादा हम शेयर्स लेंगे उतना ज़्यादा हमारे को बोनस मिलेगा। तो क्या करते हैं, वो जल्दी जल्दी क्या करते हैं, सबसे पहले शेयर्स को परचेस कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इनसाइडर ट्रेडिंग, बाहर वाले पर्सनस को उसका फ़ायदा नहीं मिल पाता। तो इसी के लिए क्या है, इनसाइडर ट्रेडिंग को बैन कर दिया गया है और इस पर पेनल्टीज लगाई जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। सेबी अंडरटेक स्टेप्स टू एजुकेटेड इन्वेस्टर्स सो दैट दे कैन चूज द मोस्ट प्रॉफिटेबल सिक्योरिटीज।
अब जो सेबी है वो क्या है, लोगों को एजुकेट भी कर रहा है, अपने इन्वेस्टर्स को, ताकि वो सही तरीके से सिक्योरिटीज़ को चूज़ कर पाएँ और आने वाले टाइम में उनको हायर रेट ऑफ रिटर्न मिल पाए। नेक्स्ट, सेबी प्रमोट फेयर प्रैक्टिसेस एंड कोड ऑफ कंडक्ट इन सिक्योरिटी मार्केट। सिक्योरिटी मार्केट में ताकि सारी चीज़ों फेयर प्रैक्टिसेस से काम हो सके, सब रूल्स एंड रेगुलेशंस का फॉलो करें, इसके लिए कौन काम कर रहा है, हमारा सेबी। नेक्स्ट, सेबी इशू गाइडलाइंस टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिवेंचर होल्डर्स। अब सेबी ने कुछ अपनी गाइडेंस भी निकाल रखी है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे डिवेंचर होल्डर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं डेवलपमेंट फंक्शंस। फर्स्ट, सेबी प्रमोट्स ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडिएटरीज ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। अब क्या करता है, जो हमारा सेबी है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है अपने इंटरमीडिएटरीज को, ताकि वो अच्छे से काम कर सके। नेक्स्ट, सेबी हैज़ परमिटेड इंटरेस्ट ट्रेनिंग सेबी हैज़ परमिटेड इंटरेस्ट ट्रेडिंग थ्रू रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर्स। अब जो हमारा सेबी है उसने इंटरेस्ट ट्रेडिंग, हम अपने मन के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, किसके थ्रू, अपने स्टॉक ब्रोकर्स के थ्रू। नेक्स्ट, सेबी हैज़ मेड अंडरराइटिंग ऑप्शनल टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ इशू। सेबी ने जितने भी सारे अंडरराइटर्स थे उनको क्या कर दिया गया है, ऑप्शनल रख दिया गया है। अगर हम चाहते हैं तो हम उसको अंडरराइटर को अपॉइंट कर सकते हैं, वरना हम अपनी एडवर्टीजमेंट डालकर शेयर्स को इशू कर सकते हैं, जिससे क्या हो रही है, हमारी इशू की कॉस्ट रिड्यूस हो रही है। नेक्स्ट, कंडक्टिंग रिसर्च एंड पब्लिशिंग इन्फॉर्मेशन यूजफुल टू ऑल मार्केट पार्टिसिपेंट। जितनी भी सारी रिसर्च है, जितनी भी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो सारी लगाई जाती है ताकि मार्केट के जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको क्या हो, उससे हेल्प मिल सके। नेक्स्ट, रेगुलेटरी फंक्शंस। सेबी हैज फ्रेम्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड अ कोड ऑफ कंडक्ट टू रेगुलेट द इंटरमीडिएटरी सच एज ब्रोकर्स, अंडरराइटर एटसेट्रा। अब जो सेबी है उसने क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉर्म किया है, कोड ऑफ कंडक्ट बनाया है, ताकि जो हमारे इंटरमीडिएटरीज हैं जैसे ब्रोकर्स, अंडरराइटर, उन सबके इंटरेस्ट को भी क्या कर पाए, वो प्रोटेक्ट कर सके। नेक्स्ट, सेबी रजिस्टर्स एंड रेगुलेट्स द वर्किंग ऑफ स्टॉक ट्रेडर्स, सब ब्रोकर्स एटसेट्रा। सारी चीज़ों की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो कौन देखता है, सेबी। नेक्स्ट, सेबी रजिस्टर्स एंड रेगुलेट्स वर्किंग ऑफ म्यूचुअल फंड्स। अब क्या करता है, जो हमारा सेबी है वो वर्किंग ऑफ म्यूचुअल फंड्स को भी देखता है। सेबी रेगुलेट टेक ओवर ऑफ द कंपनीज। जितनी भी सारी आपसी कंपनीज हैं, वो जो कंपनीज टेक ओवर कर रही हैं, ठीक है, नई नई कंपनीज आ रही हैं, उन सबको रेगुलेट करता है हमारा सेबी। सेबी कंडक्ट इंक्वायरीज एंड ऑडिट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। अब जो हमारा सेबी है वो क्या है, इंक्वायरीज बिठाता है, और जितना भी ऑडिट वगैरह का काम होता है स्टॉक एक्सचेंज में, वो सारा कौन देखता है, सेबी। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, आज के लिए हमारा चैप्टर फिनिश हुआ। ये हमारा थोड़ा सा लेंथी चैप्टर था। आई होप कि आप सभी को समझ आया होगा। कोई भी अगर आपको दिक्कत होती है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जितनी भी वीडियोस हमारा रह गई है, ठीक है, हमारे 2 चैप्टर और रह गए हैं, तो उसकी टेंशन ना लें, उसको हम जल्दी से कंप्लीट करेंगे। फिर हम आएंगे अपने इकोनॉमिक्स डोमेन की तरफ, उस पर फुल फोकस करेंगे। ठीक है, तो अपने चैप्टर को रिवाइज करते रहिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।